Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th Physics. Lecture number 5, Unit 10, Oscillation and Waves. Simple harmonic motion lecture number 4 में हमने स्टडी किया, डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने हुक्स लॉ के मुताबिक जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्टडी किया। फिर जो हमारे पास मास अटैच टू स्प्रिंग, तो उसके ऊपर हमने अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ, और उन दोनों का रिलेशन निकाला, जिसके थ्रू हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट द डायरेक्शन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेक्चर नंबर 5 में उस कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टडी किए। तकरीबन 7 to 8 पॉइंट थे जो कि हमने उसके हवाले से कौन कौन से फीचर्स पे डिपेंड करता है। साथ ही आज हम उसके साथ रिलेटेड एक एग्जांपल करने वाले हैं जो कि बुक पेज नंबर 6 पर मौजूद है। एग्जांपल 10.2। एग्जांपल की स्टेटमेंट है, अ स्प्रिंग हैज अ मास और कांस्टेंट। A spring has a spring constant। spring constant जो कि हमें पता है कि जो K constant ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है वो 48.0 न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर। दिस स्प्रिंग इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 55 सेंटीमीटर। When the mass is attached to this spring, that is the spring which is fixed at the one point and the mass is attached to another point, so when the mass is attached, it will stretch, it will expand, so pulled to a distance 55 centimeter from equilibrium position। equilibrium position से वो 55 centimeter तक expand हो गया, pulled हो गया। What is the restoring force? जाहिर बात है ये जो 55 centimeter तक expand हुआ due to the external force, due to the applied force। अब इस applied force के against ये वापस इन अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बाय हुक्स लॉ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर वो जो रिक्वायर्ड है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। गिवन डेटा में जो डेटा गिवन है, जो हमें कैलकुलेशन करनी है इस न्यूमेरिकल की, इस प्रॉब्लम की, तो यहाँ से स्टेटमेंट से हम डेटा निकालते हैं। वो है डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होती है उसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं x से। 55 सेंटीमीटर, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इनको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो एज वी नो दैट के 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या अगर आप स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बाय 100। तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को, तो 55 डिवाइडेड बाय 100 ये मीटर में कन्वर्ट, तो 0.55 मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे हमने कहा था, पढ़ा है कि कांस्टेंट डिपेंड ऑन द डिफरेंट मटेरियल, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आपके पास यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 48.0 न्यूटन पर मीटर है। रिक्वायर्ड रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हम आते हैं, हुक्स लॉ का फार्मूला है कि व्हेन वी अप्लाइड फोर्स द बॉडी विल एक्सपेंड और कंट्रैक्ट। तो इन द वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन आपके पास अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है कि कांस्टेंट स्प्रिंग है, x डिस्प्लेसमेंट है। फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक, ये मीन पोजीशन है, डिस्प्लेस हुआ 55 सेंटीमीटर। और ये बात याद रखिए कि जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा। रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये हमने उस लेक्चर में पढ़ा भी था कि रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल फोर्स में जस्ट डिफरेंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन का है। अप्लाइड फोर्स जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, लेकिन उसके यानी वही फोर्स जब रिस्टोर हो जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है, यहाँ पर आपके पास फार्मूला भी है। तो हम क्या करते हैं
कि बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपके पास F restoring force is equal to minus into 48.0 into 0.55 डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर होना चाहिए जो हम यहाँ पर अपने मोबाइल से यूज कर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो 48 मल्टीप्लाई 0.55 दैट इज 26। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -26.4 न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब आपका अगेन क्वेश्चन, यहाँ पर नेगेटिव साइन किसके लिए है? नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, सो दैट्स व्हाई वी पुट द नेगेटिव साइन। सो ये है आपके पास एग्जांपल किसके हवाले से, सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से हमने हुक्स लॉ यूज किया। और आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी से करस्पॉन्डिंग के में आपके पास जो भी बुक में एग्जांपल गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग में काउंटर एग्जांपल के साथ उसका असाइनमेंट भी गिवन होता है। तो असाइनमेंट 10.2 असाइनमेंट का स्टेटमेंट आप बुक से रीड कर सकते हैं, जो कि है आपके पास कि यहाँ पर मेरे पास है कि डिटरमाइन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड 1.5 मीटर with the spring constant 30.0 न्यूटन पर मीटर। तो उस स्टेटमेंट से हमने डेटा लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट 30.0 न्यूटन पर मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। अगेन we are here to find the restoring force. By this formula, by this calculation, you can find the restoring force easily. So that is your assignment, you can do and check your result. So now अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसी बुक में पेज नंबर 6 पर है, कि जो कि लिखते हैं 10.3.1 टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग। 10.3.1 क्या है? टाइम पीरियड कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल f डिनोट किया जाता है ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। जो फॉर्मूला हमने कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या था? T कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ इट डिराइव, ये कहाँ से बना? हर एक मैथमेटिकल फॉर्म जो बनता है उसके पीछे बैकग्राउंड में कि वो किन रिलेशन से, उसके पीछे क्या रिलेशन है, वो क्यों बना। जैसे कि हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement but opposite in direction to the mean equilibrium position। तो a एक्सेलरेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए है। तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट जो कि हम जनरली क्या यूज करते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में जब पहुंचेंगे FSC में, तो वहाँ पर इजीली इसको यानी डिटेल में स्टडी करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से। यहाँ पर इस ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की है। फ्रीक्वेंसी क्या है?
फ्रीक्वेंसी अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस और एग्जीक्यूट फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब मीनिंग ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि आपके पास रिवॉल्विंग बॉडी हो, जो कि आपके पास रोटेटिंग बॉडी हो, उस रोटेटिंग यानी एक पहिए को देख ले, व्हील को देख ले, जो कि वन यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील। सो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं, जो कांस्टेंट आपके पास 4π² डिवाइडेड बाय t² इज कांस्टेंट k। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा कि a इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, माइनस kx डिवाइडेड बाय m की इक्वल है। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन आया था, जिसमें k भी कांस्टेंट है, m भी आपके पास मास कांस्टेंट रिमेन सेम रहता है। तो इसके हमने रिलेशन निकाला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस रिलेशन को देके कि a की जगह हम लिखते हैं माइनस kx माइनस k कांस्टेंट है आपके पास, m क्या है, m ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग है आपके पास। तो यहाँ पर यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ k। जब वैल्यू ऑफ k पुट करते हैं तो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस 4π² डिवाइडेड बाय t² इनटू आपके पास x बाय m आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हमारे पास बना इक्वेशन 1 बना। अब यहाँ पर मास ऑफ द स्प्रिंग यानी जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है वो है आपके पास। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस kx डिवाइडेड बाय m। वैसे यहाँ पर ये इससे रिलेटेड यहाँ पर m नहीं आता, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोनों को कंपेयर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर देते हैं, वो भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास माइनस 4π² डिवाइडेड बाय t² इनटू x इज इक्वल टू minus kx divided by m. By comparing 1 and 2, we are here cancel x and x on either side, negative sign by multiplying the negative sign on both sides it will cancel. So हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो क्या है कि 4π² divided by t² is equal to k by m। इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी आप क्या करते हैं कि आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप इस इक्वेशन में रीअरेंजिंग करेंगे। तो रीअरेंज और रीअरेंजिंग किसके थ्रू, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑन ईदर साइड। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, t² इज इक्वल टू यहाँ पर 4π² m by k बन जाएगा। इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें, इस इक्वेशन को यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम इस तरह लिख दे, t² डिवाइडेड बाय 4π² इज इक्वल टू m by k। इस इक्वेशन को दोनों साइड में हमने इन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, 4π² को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, जिससे ये इक्वेशन हमारे पास बना। अब इस इक्वेशन के लिए हमने t जस्ट फाइंड करें, t² अगर नहीं रिक्वायर्ड तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट t² इज इक्वल टू अंडर रूट 4π² इज इनटू अंडर रूट m by k। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये इक्वेशन हमारे पास t इज इक्वल टू 4π² मतलब 2π होल स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, सो 2π अंडर रूट m by k। ये वो इक्वेशन है जो हमने स्टार्ट में कहा, फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके जरिए से ये डेरिवेशन हमने की इस इक्वेशन के लिए,
और डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट की हमने? फ्रॉम द एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन टू द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लिखते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इक्वेशन है वो ये है। तो हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट वो पुट किया और दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर किया, जिससे हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m बना। और इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने रीअरेंज किया और हमने इसको कैलकुलेट किया तो t की वैल्यू हमारे पास आई। इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं ना। इसी से रिलेटेड बुक पेज नंबर 7 पर हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल 10.3। अब एग्जांपल 10.3 हमें क्या, उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है? कहते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। वर्टिकल मास स्प्रिंग ले लें, उस स्प्रिंग के साथ मास अटैच करते हैं तो मास क्या हो जाता है? वर्टिकली सस्पेंड हो जाता है। अब तो कहते हैं कि इफ इट ऑसिलेट विद अ पीरियड, और वो ऑसिलेट करेगा इन स्ट्रेट पाथ करेगा, नॉट इन अ कर्व पाथ। सो if it oscillate with a period of 2.0 second, time period given 2.0 क्या है? टाइम पीरियड है, and has spring constant। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैल्यू है, वहां पर डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट। तो यहाँ पर 10.3 में स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 20.0 न्यूटन पर मीटर दी गई है। तो सिर्फ जस्ट फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है? मास कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। तो बुक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं आप लोग। ट्राई करें इसी तरह, यानी गिवन डेटा में आपके पास क्या होगा? मास होगा। मास से आपके पास उसके साथ क्या दिया? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। जब मास भी गिवन है, नहीं मास कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड गिवन है 2.0 सेकेंड, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, पाई की वैल्यू 3.14 है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड यानी हमारे पास क्या है? 1 क्वांटिटी है गिवन, हमारे पास 2 क्वांटिटी गिवन है। तो इस फार्मूले को आप क्या करेंगे? इसी तरह यहाँ से भी ले सकते हैं, इसी फार्मूले में पुट कर सकते हैं, यानी ये वाला जो ले सकते हैं t स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m बाय k। तो आपके पास क्या हो जाएगा? t की वैल्यू 2.0 t स्क्वायर ले लेंगे, 4 पाई स्क्वायर पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर ले लेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास मास ऑफ द स्प्रिंग अटैच्ड वो फाइंड हो जाएगा, जो कि इस बुक में है। मास इज इक्वल 2.02 kg अप्रोक्सीमेटली 2 kg। और इसी से रिलेटेड इनकाउंटर एक आपको असाइनमेंट गिवन है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, जो कि असाइनमेंट 10.3 है, द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको मास गिवन है, साथ में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। तो क्या कैलकुलेट करना है? आपने जस्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। 2 मल्टीप्लाई 3.14 अंडर रूट के अंदर मास की वैल्यू डिवाइडेड बाय k, मास की वैल्यू k की वैल्यू से डिवाइड करें, देन कैलकुलेटर के थ्रू अंडर रूट लें, उसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3.14 के साथ, तो आपको टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा। असाइनमेंट 10.3। सो चेक इट and solve and then verify your answer. So any kind of difficulty you will comment in this at the end of this video and tell me about the difficulties. So thank you.